गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। क्लास जो चलेगी आपकी पूरी MCQ, ठीक है। इसके पहले कि हमने 4-5 वीडियो अपलोड कर दिया है MCQ, लेकिन ये सेशन मैं बोल रहा हूँ सबसे अलग होने वाला है। इस सेशन में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके भर्ती परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आते हैं। अभी आपने यूपी SSC 92-12 का ही पेपर देखा है, ठीक है। मतलब आप यूपी से बाहर गए नहीं हैं। मैं आपको आपके मोबाइल के जरिए पूरे राज्य का पेपर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे राज्य के, भारत के पूरे राज्य में जितने एनम का भर्ती परीक्षा हुआ है भैया, किस तरह के प्रश्न पूछे हैं, सब कुछ मैं टॉपिक वाइज दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 3-4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और देखिए, आप लोग कमेंट करते हैं कि क्लास रेगुलर रखिए, रेगुलर रखिए। हम आपको बोल के रखें 1 के जैसे ही होगा वैसे क्लास अपलोड हो जाएगी। 1 के व्यूज़ कंप्लीट होते ही आपको क्लास नहीं मिल जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितनी जल्दी 1 के पहुंचा देते हैं, ठीक है। बहुत से एनम बहन लोग संविदा पे हैं, उनको जैसे समय मिलता है लेट लतीफ़ देखते हैं वीडियो, इसलिए मैं रिकॉर्डेड देता हूँ कि कहीं आपको लाइव क्लास दूँ तो आप पता नहीं उस समय ड्यूटी पे हों या कोई काम कर रहे हों, तो नहीं भैया। लाइव क्लास में टाइम भी बर्बाद होता है। एक प्रश्न 5 मिनट लग जाता है करवाने में। आपके कमेंट आ गए, आपके कमेंट का जवाब देना, ये सब और फालतू बातें हैं, कोई काम की बातें नहीं होती, इसलिए लाइव क्लास हम नहीं लेते हैं, ठीक है। और दूसरा बात, हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड भैया ले लें या भी और भी चीज़ें कर पाएँ, ये नहीं, हम हमारे बस की बात नहीं है इतना चीज़ करने की। इसलिए हम रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ से चीज़ें करते हैं। बाकी जिस तरीके से मैंने थियरी पढ़ा दिया है वैसे आपको पूरे यूट्यूब पे 3000-4000 फी दे के पढ़ेंगे ना तब भी नहीं भैया। मैंने 32 वीडियो ही अपलोड किया है, ठीक है, थियरी का। अगर और वहीं पे अगर कोचिंग वाले जो बिजनेस के रूप में इसको देखते हैं, ठीक है, वही कोचिंग वाले उस 32 वीडियो को कम से कम 100 वीडियो में ना करते तो बताना आप, ठीक है। इससे क्या, 30 वीडियो मैंने किस मोटिव से बनाया था पता है आपको? नहीं पता होगा। इसलिए मैंने बनाया था कि आपका जैसे एग्ज़ाम डेट 5 दिन रह जाए, 1 हफ्ता रह जाए, तब भी आप उस 32 वीडियो को आसानी से रिवाइज कर सकते हो। 32 वीडियो में 38 टॉपिक कवर करना ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिस तरीके से कंटेंट, और ऐसा है ना कि मैंने कुछ छोड़ा है, कुछ छोड़ा भी नहीं है यार। आप खुद देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे कोई सा भी, मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ा है। अब जो मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ आपको, आप खुद बोलेंगे सर ये तो आपने पढ़ा के रखा है यार। एक चीज़, किसी चीज़ को मैंने, देखिए, कंटेंट तैयार करने से पहले मैंने यही एक काम किया था कि आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। सारे राज्य का पेपर मैंने देखा था, उसके हिसाब से मैंने थियरी को क्रिएट किया था, उसके हिसाब से मैंने कंटेंट को तैयार किया था, फिर आप तक वो पहुंचाया। मेरा मोटो ये था कि कम समय में अच्छा आउटपुट आपको दें हम, और इतना आउटपुट दें कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसलिए थियरी जिस तरीके से पढ़ा दिया हूँ भैया, अगर आप थियरी स्किप कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। भले ही आप कहीं से पढ़े हों उसकी मैटर नहीं रखता है, 5000-6000 देकर कहीं से भी पढ़े हों मैटर नहीं रखता है, लेकिन हमारी थियरी तो देख के ही जाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है, हर एक चीज़ को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए, पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है, सभी को पता है। अब 1 लाइनर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि बताइए विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे तरीके से अब प्रश्न नहीं बनाता है। एग्जामिनर को पता है कि दो घंटे में आपको 100 प्रश्न वो भी थियरी बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम तो बर्बाद करने के लिए उन क्वेश्चन को लेंदी रखेंगे। उस तरीके से मैंने आपको करवाया भी है। बाकी आप अब पढ़ेंगे, ठीक है, अब पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख रहे हैं सभी राज्य का, बिहार एनम का आपको मिलेगा प्रश्न, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कैसे बनने लगे हैं अब। तो हम क्या पढ़ेंगे भैया, हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रीवियस ईयर, ठीक है। यूट्यूब पर पहली बार MCQ एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक वाइज पिछले साल का पेपर, भारत के पूरे राज्य का एनम का पेपर, चाहे वो यूपी एनएचएम की बात कर लें, चाहे झारखंड एनएम की बात कर लें, चाहे राजस्थान एनएम की बात कर लें, चाहे उड़ीसा SSSB की बात कर लें, चाहे हिमाचल प्रदेश SSC की बात कर लें, चाहे केरला एनएम की बात कर लें, चाहे CG छत्तीसगढ़ एनएचएम की बात कर लें। ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन टॉपिक वाइज आप देखेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब सेशन बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पूछ रहा है कि समुदाय का क्या अर्थ है।
ये मैंने आपको थियरी में पढ़ा रखा है कि समुदाय क्या होता है। जहाँ एक से अधिक लोगों की संख्या रहती है वही समुदाय बन जाता है। तो एक से अधिक या फिर एक साथ, ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, एक साथ भागीदारी कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, एक साथ भागीदारी करना ही समुदाय का अर्थ कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, एक साथ सेवा करना। ठीक है, समुदाय में आप एक ही साथ सभी को मिलकर एक ही साथ सेवा देते हैं ना, सेवा मतलब स्वास्थ्य सेवा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करना। दूसरे शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों और ऐसे समूह से है जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इकट्ठे रहते हैं तथा एक समान जीवन के भागीदारी होते हैं। केरला पीएससी में ये प्रश्न आया हुआ था, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड सेकंड में 2019 में। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड बनाना है कि स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक को छोड़कर। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है जो नहीं शामिल है शिक्षा सिद्धांत में। ठीक है, शिक्षा के सिद्धांत में भागीदारी रहता ही है, प्रेरणा देते ही हैं अपना, और ये सुदृढ़ीकरण भी देते हैं, लेकिन पनिशमेंट नहीं देते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में पनिशमेंट थोड़ी ना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दंड देना स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की शिक्षा भी शामिल है। ये भी केरला पीएससी जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड सेकंड 2020 में आपका आया हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, देश में आशा कार्यकर्ती की शुरुआत किस योजना के तहत की गई है। देश में आशा कार्यकर्ती की शुरुआत किस योजना के तहत की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनआरएचएम। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के तहत देश में आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। आशा कार्यकर्ता की भूमिका लोगों को स्वास्थ्य को प्रति जागरूक करना, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी देना। ये भी केरला पीएससी एनएम 2023 में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास का उद्देश्य नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास का उद्देश्य मैंने थियरी में अच्छे से आपको पढ़ा के रखा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं। मैंने ये भी बताया था कि ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य का अभ्यास नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको थियरी करवाते ही टाइम बता दिया था। तो देखिए ये प्रश्न बना है ना भैया, तो मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, रुग्णता दर में वृद्धि लाना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है कि मानव जीवन की औसत में वृद्धि लाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुग्णता दर में वृद्धि लाना। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही तो नहीं है। ठीक है, यही तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सामुदायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य मृत्यु दर में कमी लाना, मानव जीवन की औसत अवधि में वृद्धि करना और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना, जबकि रुग्णता दर, ठीक है, मोर्बिलिटी रेट में वृद्धि लाना इसका उद्देश्य नहीं है। ये भी केरला पीएससी एनएम 2023 में पूछा हुआ है प्रश्न। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखना। आयोडीन प्राकृतिक रूप में किस में पाया जाता है, तो मृदा और जल दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका व्याख्या पढ़ लेना, आयोडीन की कमी से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। और ये पूछा कब है, राजस्थान एनएचएम 2016 में ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षारीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहता है कि पीएच स्केल आपको पता ही है, 1 से लेकर 7 और 7 के बाद, ठीक है, 7 के नीचे अगर आप आएंगे 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, लेकिन 7 से कम, ठीक है, रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए एमपी एनएचएम एनएम 2022 में ये प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब देखिए, अब आ गए जो मैं आपको पढ़ाया था, जो आपको लग रहा था कि सर ने कैसे एमसीक्यू सेट किया है, तो सर ने यही पेपर देख के ही एमसीक्यू सेट किया था। पूछा है क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है। भूमिका में मैंने आपको ये प्रश्न शायद करवा भी के रखा है। देखभाल प्रदाता, संवेदनशील पर्यवेक्षक, दो दिए हैं। अब आपको ऑप्शन देखना है, केवल एक सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक ही सही है ना तो 2 सही है, केवल फर्स्ट सेकंड है, केवल फर्स्ट सही है। तो बताइए क्या सही होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है, तो क्या बताता है, ये देखिए
केयर प्रोवाइडर देखभाल प्रदाता ये तो है ही, ठीक है। और संवेदनशील पर्यवेक्षक ये भी है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी में है 1 तथा 2 दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। ये प्रश्न बीटीएससी एनम 2024 में, मैंने क्या बोला था आपको, अब प्रश्न का लैंग्वेज बदल रहा है, ऑप्शन का तरीका बदल रहे हैं ये लोग जानबूझ के ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो आपका वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, टाइम ज़्यादा बर्बाद हो, ठीक है। इनका मेन मोटिव यही रहता है एग्जामिनर का। वन लाइनर प्रश्न नहीं बनाते हैं भैया। वन लाइनर बना देंगे, कटाप 90 प्लस चली जाएगी तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि कटाप इतनी ज़्यादा कैसे चली गई, ठीक है। समस्या हो जाती है। इसलिए थोड़ा पेपर का लेवल ईजी ही रहता है, लेकिन प्रश्न को बर्बाद करने, टाइम को बर्बाद करने के लिए इस तरीके से प्रश्न को सेटअप करते हैं ये लोग, ठीक है। तो आपको मैं पहले से ही ये गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सारे राज्य का पेपर एनालाइज अच्छे से किया है और कटाप हर एक राज्य का मैंने देखा है, कटाप किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, वो आपको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। और इसी के संदर्भ में बुक भी लॉन्च करवाए आपको। ऐसा कोई सा भी जैसे कि आपको थियरी पढ़ना है, उसकी अलग हमारी बुक आई है YCT पब्लिकेशन की, यूथ कंपटीशन टाइम की, ठीक है। और आपको अगर MCQ की चाहिए तो उसकी अलग से बुक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हमारी नई बुक है यूथ पब्लिकेशन की, ठीक है। आपको मैंने बता के रखा है, ले भी सकते हो आप, ठीक है। 4000 से ज़्यादा MCQ हैं और सारे के सारे MCQ किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। उसी से मैं ये करवा रहा हूँ। PDF के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, थियरी की जितनी ही क्लास हुई है सबका PDF आप मात्र 100 रुपये में। भैया इतना कौन कर सकता है आपके लिए, ठीक है। कोई नहीं करेगा, हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें आपकी भविष्य को चिंता रहती है, ठीक है। 2 दिन क्लास नहीं आती है, आप अलग ही बोलने लगते हैं, जब से ग्रुप ज्वाइन किए हैं, जब से फ्री है, तब से कोई क्लास नहीं मिली है। भैया क्लास तो पूरी हो चुकी है, ठीक है। समुदाय आधारित निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट प्रश्न बनाना है कि समुदाय आधारित निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप पढ़िए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त से सभी, ठीक है। समुदाय की स्वामित्व बनाना ये भी है, समुदाय की आवश्यकताओं को जानना ये भी है, फीडबैक भी है, ठीक है। इनमें से सभी इसका उद्देश्य है। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न कहीं नहीं बना है ना। तो आपको ये सारे उद्देश्य, लाभ, हानि, फ़ायदा, नुकसान जैसे ऐसे अगर आपके थियरी में जो मैंने बताया है उन सभी को, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। कर्तव्य, ये सब चीज़ें जो हैं टॉपिक मतलब जो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट दिए हैं, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से रटना पड़ेगा, समझना। अब वैसे जो मैंने पढ़ाया उसमें रटाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया, इस तरीके से उसको आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा खुद ही। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। ये राजस्थान निरीक्षण एनम 2016 में प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसके अधीन होता है। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसके अधीन होता है। प्राथमिक देखभाल स्तर के, या फिर बेसिक देखभाल स्तर पर, या फिर द्वितीयक देखभाल स्तर पर, या फिर तृतीयक। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक देखभाल स्तर पर। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वितीयक देखभाल स्तर के अधीन होते हैं। यह स्तर प्राथमिक देखभाल के बाद आता है। इसमें जटिल और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होती हैं। सभी स्तर एक बार आप देख लीजिए। प्राथमिक देखभाल स्तर में क्या क्या आता है। प्राथमिक देखभाल स्तर में सब सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, ठीक है। और तृतीयक देखभाल स्तर में क्या आता है। तृतीयक देखभाल स्तर में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये सब आते हैं। ये देखिए DSSB एनम 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित होती है, किस पर केंद्रित होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल किस पर केंद्रित होती है सर। तो ये गरीबी लोगों पर केंद्रित रहती है क्या। नहीं। बीमार लोगों पर रहती है कि नहीं। माता और बच्चों पर नहीं भैया, समग्र समुदाय पर। मैंने आपको पहले ही बताया था थियरी में कि जो आप सेवा कर रहे हो, प्रदान कर रहे हो समुदाय में, तो आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ना तो किसी जाति का भेदभाव करना है, ना किसी लिंग का भेदभाव करना है, ठीक है। सबको एक समान नज़र से देखना होगा, उसी एक समान नज़र से सबको आपको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना होता है। तो समग्र समुदाय पर, ठीक है, समग्र समुदाय पर सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। और ये हिमाचल प्रदेश SSC में पूछा है, किस में, हिमाचल प्रदेश SSC में पूछा है 2018 में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष समूह की अनुमोदित गतिविधियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं क्या कहलाती हैं। विशेष समूह की अनुमोदित गतिविधियां, ध्यान देना है, गतिविधियां यहाँ पे बोला है, गतिविधियां, ठीक है। जैसे क्या है गतिविधियां, हम किसी चीज़ को, जैसे कि हम दिवाली पे क्या बोलते हैं, दीपक जलाते हैं, होली पे रंग से एक दूसरे को लगा के गले मिलते हैं, तो ये एक प्रकार से क्या है, गतिविधियां हैं ना। तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसी चीज़ को फॉलो करती हैं, हमारे कल्चर को, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं हमारी संस्कृति को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, कल्चर ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या, और ये एमपीएनएचएम 2023 में पूछा है, एमपीएनएचएम 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है, एमपीएनएचएम एनएम 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। और ये पूछा कहाँ है, झारखंड एसएससी में पूछा है, एनएम झारखंड एसएससी में 2019 में पूछा है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, दूसरा उसी टाइप का प्रश्न है गंटमाला, लेकिन ये एमपी एनएम में पूछा है 2019 में, ठीक है, अलग ही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा है। अभी ऊपर हमने आपको बताया है, निम्न से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वास, ठीक है, पुनर्वास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या पढ़ते जाना, ठीक है, हम व्याख्या पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, कम समय में बेहतर चीज़ें आप सीख के जाएं, ये हमारा उद्देश्य रहता है, इसलिए हम चीज़ें को बहुत फास्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर दूसरा कोई होता है तो 3 वीडियो, इतने ही प्रश्न में 3 वीडियो लेके आता है, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है 3 की जगह 1 ही वीडियो लाओ, ठीक है, जिससे आपका समय की बचत हो और आउटपुट भी बढ़िया निकले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि निम्न से निवारण का तृतीयक स्तर, अच्छा वही इम्पोर्टेंट वही चीज़ है क्या, शायद नहीं, ये अलग है, ठीक है। निम्न से निवारण का तृतीयक स्तर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, असक्ता नियंत्रण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, ये D+B एनएम 2015 में पूछा है प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न क्या है, पूछा है कि जानकारी प्रदान करने के दृष्टिकोण बदलने और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए नियोजित अनुभव विकसित और प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन। जानकारी प्रदान करने के दृष्टिकोण, प्रश्न से ही उत्तर पता चल जाता है, ठीक है, इतना ही, फिर एजुकेशन ही देते हैं तभी तो जानकारी मिलती है। ये पूछा किस में है सर, ये केरला पीएससी 2017 में आया हुआ है प्रश्न, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि शिफ्ट समाप्त होने पर नर्स को पता चलता है कि उसने मरीज की ड्रेसिंग प्रक्रिया दस्तावेजीकरण नहीं किया है, नर्स को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जैसे कि आप कम्युनिटी में ही ड्यूटी करते हो, अपने समुदाय में, ठीक है, सीएससी पे ही या पीएससी पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगी है, और आपकी ड्यूटी जो 8 घंटे की शिफ्ट है समाप्त हो रही है, आप जा रहे हो, लेकिन बाद में आप जैसे ही गेट के बाहर आते हो तो आपको पता चलता है कि आपने मरीज की जो ड्रेसिंग प्रक्रिया की थी उसका दस्तावेजीकरण नहीं किया है, तो नर्स को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, यही चीज़ पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्स को लेट एंट्री के रूप में दस्तावेजी दर्ज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मेक ए लेट एंट्री एज एडिशन टू द नरेटिव नोट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और इसे प्रमाणित करना चाहिए। ये पूछा है कहाँ, जैसे आपका UP SSC है ना, वैसे उड़ीसा में भी भर्ती आती है OSSC एनएम के नाम से, और ये 2023 में पूछा हुआ है, लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिए आप। अब देखिए एक और प्रश्न है यहीं पे, मरीज के अस्पताल में प्रवेश के दौरान नर्स को पता चलता है कि मरीज की कोई एलर्जी नहीं है। क्या नहीं है सर, एलर्जी नहीं है। नर्स इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए कौन सा चिकित्सा संक्षिप्त नाम उपयोग कर सकती है। क्या होता है, जैसे हमारे डॉक्टर की कमी है, ऑलरेडी सभी को पता है, उनको कई पेशेंट देखना होता है, तो वो जब डायग्नोसिस करते हैं या फिर दवाइयाँ पर्चे पे लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट टर्म ज़्यादा मेडिकल का शॉर्टकट टर्म जो ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उनका पेन चलाने का समय बचे, ठीक है। जैसे दवाइयाँ लिख रहे हैं, कमलीफ्लाम लिख रहे हैं, तो सी वर्ड और लास्ट का यम वर्ड, ठीक है, उनको क्लियर समझ में आ जाएगा, और जो फार्मासिस्ट होते हैं समझ जाते हैं कि डॉक्टर क्या लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आपको भी शॉर्टकट टर्म यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे कि मरीज़ को कोई एलर्जी नहीं है, तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नॉन एलर्जिक, ऑप्शन नंबर सी, नो नॉन
एलर्जीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिया है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ें है यहाँ पे दिया है, एनए का मतलब नॉट अप्लीकेबल होता है, एनपीओ का मतलब क्या होता है वो भी दिया है, नील पर ओरल, ठीक है, जो एलर्जी से संबंधित नहीं है। ये ओ ट्रिपल एस बी एनम 2023 में पूछा है, ठीक है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी होता है वैसे ही ओ ट्रिपल एस बी होता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में संपूर्ण और सटीक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप थियरी पढ़ेंगे, जो सारे उद्देश्य हैं, कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट नोट डाउन करना पड़ेगा और अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। थियरी को एक ही चीज़ को बार बार 3 बार 4 बार पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन हैं आपके पास, ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका उत्तर बताइए। रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री एंड कम्युनिटी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य मरीज के स्वास्थ्य इतिहास का विवरण प्रदान और देखभाल की गुणवत्ता और निरंतरता सुरक्षित करना। ये बीटीएससी एनएम 2024 लेटेस्ट प्रश्न है 2024 का। आपको लगता है होगा कि सर जो चीज़ें बता रहे हैं ऐसे ही मनमानी बता रहे हैं। नहीं भैया, मैंने पूरे राज्य का पेपर देख लिया था, किस तरीके से पेपर का पैटर्न पहले क्या था अब क्या है, दिन पे दिन बदल रहा है। वन लाइनर प्रश्न को ये छू ही नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रश्न को बिल्कुल एकदम ऐसा बना रहे हैं कंसेप्चुअल, ठीक है, कंसेप्ट पर। तो ये चीज़ें हैं। वन लाइनर आपको दिख रहा है, 2024 का पेपर है, 2025 में आपका पेपर होने वाला है, तो पैटर्न को बदला जा रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या समुदाय में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखिए उद्देश्य जितने भी उद्देश्य वाले हैं थियरी आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ाया हूँ मैं, तो वहाँ पे उद्देश्य वाली चीज़ें हर एक पॉइंट को आपको देखना है। देखिए यहाँ पे उद्देश्य से फिर प्रश्न आया, और ये भी कहाँ पे, ये इतना बड़ा प्रश्न जो पढ़ा है ये बीटीएससी एनएम का होगा, ठीक है। तो 2 उद्देश्य दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना। अच्छा, 3 उद्देश्य दिए, तीनों में से बताना है कौन कौन सा सही है कौन कौन सा। होम विजिट के कौन से उद्देश्य, नवजात शिशुओं का आप होम विजिट करने जा रहे हो, नवजात शिशुओं को देखने के लिए होम विजिट करने जा रहे हो, तो कौन सा उद्देश्य है कौन सा नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। 3 उद्देश्य दिए हैं, पहला उद्देश्य पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए, तीसरा पढ़ लीजिए। तो देखिए पहला उद्देश्य यहाँ पे बोला है कि संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना। जी हाँ, ये तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात बोला है इन्होंने। और दूसरा उद्देश्य इन्होंने बोला है कि स्वस्थ बाल विकास और कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी सही बात है। और तीसरा उद्देश्य क्या बोला है, परिवार को वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करना। अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर पढ़ने से तो लग रहा है कि सही बात बोल रहा है, परिवार को वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करना। वित्तीय शिक्षा, ध्यान देना, फाइनेंशियल शिक्षा नहीं देने जा रहे हो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, अब बताने जा रहे हो उनको कि आलू की खेती करो आज ज़्यादा कमाई है, भिंडी की खेती करो उसमें ज़्यादा सब्जी में बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं शिक्षा देने जाते हो आप। स्वास्थ्य शिक्षा बोला होता तो हद तक ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे वित्तीय शिक्षा बोला है, ठीक है। यहीं पे स्वास्थ्य शिक्षा होता तो 100% ये उद्देश्य सही हो जाता है। वित्तीय फाइनेंशियल शिक्षा बोला है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 उद्देश्य सही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस भी रखे हैं, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए 1 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत से लोग एक ऑप्शन नंबर सी मार के चले आएंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? अब बताइए उसमें से पूछा था क्या, इसमें से क्या पूछा है, और ये भी बीटीएससी एनएम का है, ठीक है। होम विजिट करने जा रहे हो, ठीक है, तो स्वास्थ्य नर्सिंग में प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है ये पूछा है, ठीक है, तो उद्देश्य नहीं है। अब बताइए, उद्देश्य नहीं है, ये नहीं है वर्ड आप पे ज़्यादा फोकस करना। देखिए प्रश्न को आपको पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद अपने से बनाने की कोशिश करिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, डी वाला अब ये नीचे है। फिर प्रश्न देख लीजिए, पढ़िए, ऑप्शन देखिए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का उद्देश्य तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि समुदाय के स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना है। ये भी बीटीएससी एनएम 11/1/2024 के शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गृह भ्रमण की विधि नहीं है, होम विजिट की विधि नहीं है, इनमें से बताना है आपको। पहला ऑप्शन देखिए, जो आप विजिट करने जा रहे हो, दौरा करने जा रहे हो, उसको डायरी में अभिलेखित ना करें, ठीक है। अरे भैया ये तो अपोजिट बोल दिया है यार, अभिलेखित ना करें, क्यों नहीं करेंगे यार, कैसे हमको पता चलेगा या हम कैसी रिपोर्ट भेज पाएंगे कि हमने वो विजिट किया कि नहीं किया है, ये तो गलत हो जाएगा। हमसे नहीं पूछा है तो यही हमारा करेक्ट, यही नहीं, बाकी सब सही है, ठीक है। आप आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ऐसा ही, ये भी BTSC एनम 12 जनवरी 2024 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा था, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको बनाना है, निम्नलिखित में स्वास्थ्य की कौन सी अवधारणा WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, कौन सी अवधारणा WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र अवधारणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, होलिस्टिक कंसेप्ट है। ये भी केरला PSC एनम 2021 में पूछा है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि निर्धारित जनसंख्या में दी गई समयावधि के दौरान, ठीक है, किसी विशिष्ट रोग के नए मामलों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, यही पूछा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटना दर, इंसिडेंट रेट, ठीक है। चलिए ये भी MP एनम में पूछा है 2017 में। अब देखिए सबसे प्रधि स्वास्थ्य देखभाल सुविधा है, द मोस्ट पेरिफेरियल हेल्थ केयर फैकल्टी इज, ठीक है, कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास, आप देख लीजिए कौन सा है, उम्मीद करते हैं आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सब सेंटर, ठीक है, उपकेंद्र। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में 5000 जनसंख्या, आदिवासी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या को कवर करता है सब सेंटर, इंपॉर्टेंट है। ये भी केरला PSC ग्रेड 2 2023 में पूछा है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है, प्रश्न आपके पास है, ऑप्शंस भी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास में परिवार का आकलन करने के लिए 3 पीढ़ियों का पारिवारिक वृक्ष बनाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है सर, ऑप्शन नंबर सी, जीनोग्राम, जीनोग्राम, ठीक है। ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, 2023 का केरला PSC पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड 2 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, प्राथमिक रोकथाम है, प्राथमिक रोकथाम क्या है, आपके पास ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को पॉज करके देख लिया होगा। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। जोखिम कारकों की रोकथाम ही प्रारंभिक रोकथाम का उद्देश्य है। ये भी केरला PSC पब्लिक हेल्थ नर्सिंग 2023 में पूछा है ग्रेड 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किस समिति ने दी थी, किस समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा दिया था, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको, भोर समिति, ठीक है। व्याख्या आप लिखा है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो, केरला PSC पब्लिक हेल्थ नर्सिंग 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि सामुदायिक निदान और सामुदायिक उपचार के लिए पूरे समुदाय को इस प्रकार माना जाता है, किस प्रकार माना जाता है, तो किस प्रकार, पेशेंट के, ठीक है, पेशेंट के नज़रिए से सामुदायिक निदान के लिए पूरे समुदाय को रोगी मानकर उपचार पद्धति अपनाई जाती है। इसमें स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और समाधान सामूहिक स्तर पर किया जाता है। ये भी केरला PSC पब्लिक हेल्थ नर्सिंग 2021 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि होम विजिट की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में निम्नलिखित में कौन सा कदम उठाया जाता है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। और नहीं, आपके पास 2 चीज़ें दी हैं, ठीक है। मैं जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको पढ़ा रहा था, कथन और निष्कर्ष, एक सही है, दोनों कथन गलत है, तो इसी चीज़ को देखते हुए बनाया था ना मैंने प्रश्न। आपको लग रहा होगा कि अजीब सा प्रश्न आ गया सामने, तो नहीं भैया, मैं बता रहा हूँ सबसे अलग, सबसे हट की चीज़ होती है। तो देखिए ये भी BTSC एनम का ही पेपर है, तो आपको दोनों को पढ़ना है, बताना है, ऑप्शन देखना है कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, दोनों सही है, केवल 1 सही है, ना तो 1 ही सही है, ना तो 2 सही है। पूछा क्या है, दिनचर्या उच्च जोखिम और प्रसवोत्तर के अनुसार गृह दौरे की योजना बनाए, बिल्कुल बात सही इन्होंने बोला है। दौरे के संबंध में ग्राम प्रधान या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सूचित करें ताकि वो ग्रामीण को सूचित कर सकें, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आशा को आपको बताना पड़ता है कि मैडम हम आज आ रहे हैं टीकाकरण करने, आज का टीकाकरण का प्लान है, तो आप गांव वालों को, ठीक है, चाहे वो महिला हों चाहे जिनको टीकाकरण नहीं है, उनको सूचित कर दें ताकि आके टीका लगवा लें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 2 किसमें है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा, बहुत फर्स्ट तथा दोनों सही है, ठीक है। ये BTSC एनम 2024 में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, गृह भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा साथ रखी गई नोटबुक तथा स्वास्थ्य केंद्र पर वापस आने पर उचित अभिलेख में लिखी गई जानकारी क्या कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहलाती है, दैनिक डायरी कहलाती है, ठीक है, डेली डायरी कहलाती है। ये भी केरला PSC एनम 2019 में पूछा है, इसको आप देख लेना व्याख्या, ठीक है।
देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। किस वर्ष डब्ल्यूएचओ ने नई टीबी रोको रणनीति शुरू की थी? तो 2006 में की थी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने 2006 में स्टॉप टीबी रणनीति की शुरुआत की थी। यह रणनीति सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों और 2015 के स्टॉप टीबी पार्टनरशिप लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। ये भी केला पीएससी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड सेकंड में 2019 में प्रश्न आया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि 4 ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सूची बनाएं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। AWW आशा, दाई, VHC विलेज हेल्थ गाइड, क्या हेल्थ गाइडर जो भी हो, ठीक है। आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हैं। AWW का अर्थ का आंगनवाड़ी वर्कर और आशा का आप अर्थ जान ही रहे हैं, ठीक है। दाई का फुल फॉर्म जान ही रहे हैं, सबको आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। ये भी केला पीएससी 2019 में पूछा है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? ठीक है, पदेन सचिव कौन होता है? BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति का पदेन सचिव खंड विकास अधिकारी, जिसको आप BDO बोलते हैं, वह होता है। पंचायत समिति की बैठकों की संचालन करता है, यह निर्णय को लागू करता है BDO, ठीक है। भारत सरकार ने बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना किस वर्ष की थी? 1974 में की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। ये भी किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। देखिए आशा की भर्ती किसके तहत की जाती है? ठीक है, तो NRHM के तहत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आशा की भर्ती 2050 और 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो ये कौन होता है? ठीक है, मुल्दियार साहब हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी केला पीएससी में पूछा है 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। पूछा है कि एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की नियुक्ति की जनसंख्या पे की जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, थियरी में हम आपको पढ़ा चुके हैं। 1000 जनसंख्या पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केला पीएससी एनम 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मातृत्व देखभाल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है। हाँ, बात सही है। और बच्चे की देखभाल सीखे, उसका प्रसव समान हो और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। यह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भैया WHO के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। केला पीएससी एनम 2023 में ये पूछा है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि WHO के फार्मूला ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में मौजूद नहीं होने वाला। जब मैं आपको थियरी पढ़ा रहा था तो ORS के बारे में बताया था, कौन सी कितनी प्रतिशत भी मैंने बता दिया था कि सोडियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए जब आप एक ORS बना रहे हैं, तो ORS का पाउडर बना रहे हैं। लेकिन जिंक हमने चर्चा ही नहीं किया था, तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जिंक नहीं रहता है, ठीक है। ये भी केला पीएससी एनम 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिशु अनुकूलन अस्पताल पहल के लिए लागू नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन शिशु अनुकूलन अस्पताल पहल के लिए लागू नहीं है? पहल के लिए लागू नहीं है, लागू नहीं है पूछा है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप पढ़ सकते हो पूरा ऑप्शन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्तनपान कराने वाले शिशु के कृत्रिम निप्पल या पैसिफायर दें, ठीक है। ये चीज़ नहीं लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। शिशु अनुकूलन अस्पताल पहल के तहत स्तनपान कराने वाले शिशुओं को कृत्रिम निप्पल या पैसिफायर देने की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें शिशुओं का स्तनपान में बाधा आ सकती है। केला पीएससी एनम 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा संगठन अधिनियम योजना के बच्चों के कल्याण से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा है पता लगाइए। ICDS है, सभी को पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है ODEPC, ये नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। NCPCR भी आपको पता है, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आया है केला पीएससी एनम 2023 में, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए अब यहाँ पे आपको आंगनबाड़ी केंद्र किसके अंतर्गत आते हैं, हमने NRHM को तो देख लिया, लेकिन अब वैसे भी ऑप्शन में आपको NRHM नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या देखना है सर? ICDS योजना के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। योजना का प्रारंभ देख लीजिए, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। इसका उद्देश्य बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली
माताओं की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करना आंगनबाड़ी की इस योजना के तहत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम कब तैयार की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कब तैयार की गई थी, मतलब किसकी समिति में तैयार किया गया था, कहने का मतलब ये है। तो भैया ऑप्शन नंबर बी, भोर समिति। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भोर समिति के बारे में। ये देखिए केला PSC एनम 2017 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है सर, भोर समिति के नाम से जाना जाता है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, केरला PSC एनम 2017 में यह प्रश्न पूछा है। आशा को NRHM किस वर्ष जोड़ा गया था, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं 2005 में। ठीक है, ये राजस्थान NHM एनम 2016 में प्रश्न आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा का चयन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये 1000 होता है। ठीक है, ये किस में पूछा है सर, ये राजस्थान NHM में पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियान्वित के लिए एनम को निम्न से किसके साथ समन्वय रखना चाहिए। किसके साथ समन्वय रखना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी, और BMO के साथ भी, ग्राम पंचायत के साथ भी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, किसी न किसी भर्ती परीक्षा में ये भी आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे TNAI तनाई का फुल फॉर्म स्थापना वर्ष पूछा है। तो स्थापना वर्ष कब हुआ था सर, 1905 में हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, नर्सिंग साहित्य में सबसे अधिक उपयोग होने वाला अब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्स कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फुल फॉर्म भी उसका क्या होता है, क्या नहीं होता है, और ये कब आया था, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ये SPSC एनम 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की कौन सी जिम्मेदारी छोटी बीमारियों को समस्याओं का इलाज करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। पता ही चल रहा है ऐसे ही। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपचारात्मक। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ सकते हो, ये भी SPSC एनम 2022 में ये प्रश्न पूछा है। नर्सिंग शोध किस पर आधारित है, अब बताना है आपको। नर्सिंग शोध किस पर आधारित, नर्सिंग शोध किस पर आधारित है भैया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, बहुत ए और बी दोनों, केवल नर्सिंग सिद्धांत, अन्य विषयों के सिद्धांत। नर्सिंग सिद्धांत पर भी है, अन्य विषयों के सिद्धांत पर भी है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ये भी SPSC एनम 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए देश की अनुमानित सकल जन्म दर क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 19। ठीक है, ये भी MPNHM 2022 में पूछा है। देखिए हर साल 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये पूछा है। तो विश्व क्षय रोग 24 मार्च TB दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये MPNHM 2023 में पूछा है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा है आशा का पूर्ण रूप क्या है, अभी हम ऊपर डिस्कस किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये आपको किस में पूछा है, BFUHMPHW। ठीक है, मतलब फीमेल हेल्थ वर्कर ही आप समझ सकते हो एक प्रकार से। तो ये 2024 का लेटेस्ट प्रश्न है, जनवरी का महीने का। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है। आयुष्मान भारत योजना किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो किस नाम से जाना जाता है, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये किस में पूछा है सर, व्याख्या पढ़ लेना। ये भी BFUHMPHW में पूछा है 2024 में। अब देखिए भारत में अंधेपन का मुख्य कारण क्या है, अब बताइए। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, मोतियाबिंद। ठीक है, चलिए ये देखते हैं किस एग्जाम में पूछा है सर। ये पूछा है वही BFUHS में पूछा है। ठीक है, करतार सिंह समिति कब अस्तित्व में आई थी, मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो कब आई थी, 1973 में, आपको याद करना है। ठीक है, ये किस एग्जाम में पूछा है, BFUHMPHW क्या है। ठीक है, इसी में पूछा है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा होम विजिट बैग के आउटर पॉकेट में रखा जाता है, सबसे बाहरी पॉकेट में रखा जाता है। अभिलेख बनाने रखने के लिए डायरी या फिर विच्छेदन फॉरसेप्स से। तो क्या हो जाएगा सर इसका राइट आंसर। ठीक है, विच्छेदन फॉरसेप्स से, ऑप्शन नंबर डी, एक और दोनों। ठीक है, एक और दोनों। ठीक है, ये भी अभिलेख बनाने रखने के लिए डायरी और विच्छेदन फॉरसेप्स। ये होम विजिट जो बैग टेक्निक मैंने आपको पढ़ाया था, बैग टेक्निक में क्या क्या चीज़ें हैं, रखने से पहले हाथ धोना, साफ़ करना, साफ टेबल पे रखना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया था।
क्यों सर? अच्छा, ये क्या होता है होम विजिट, इसका व्याख्या आप देख लेना। बीटीएससी एनएम में पूछा है। होम विजिट बैग के आउटर पॉकेट में अभिलेख बनाए रखने के लिए डायरी और विच्छेदन फॉर्सेप्स दोनों रखे जाते हैं। इनका उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं को पता लगाने और आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आप देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं डायग्नोसिस, पहले वो क्या करते हैं, पेन और एक छोटा सा अपना पर्चा लेते हैं, वहाँ पे दवा ही रखते हैं सबसे पहले। ये नहीं कि डायरेक्टली आपको आपसे समस्या पूछते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, उसी के आधार पे दवा लिख देते हैं, उसी के आधार पे आपका ट्रीटमेंट होने लगता है। इसलिए वो सबसे आउटर जगह, आउटर पॉकेट में रखते हैं ताकि आसानी से मिल जाए, ढूंढना ना पड़े हमको। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा होम विजिट बैग का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, अब ये बताना, ये भी एनएम का ही है, बीटीएससी एनएम का ही है प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास, बताइए। उम्मीद करते हैं आपने पढ़ के आंसर दिया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छे वातावरण में घर पर शैल चिकित्सा करना। ठीक है, शैल चिकित्सा करना ये भैया नहीं है बैग का सही उपयोग। देखिए, होम विजिट बैग का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। शैल चिकित्सा सर्जरी वर्जरी से मतलब ही नहीं है यार, आप सर्जरी तो करोगे नहीं। बीटीएससी एनएम 2024 में पूछा है। ठीक है, जनवरी के महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सामान होम विजिट बैग के इनर पॉकेट में रखा जाता है? देखिए, हमने आउटलेट पॉकेट देखा, अब इनर पॉकेट देखिए, बैग टेक्निक का ही है। अब आउटर पॉकेट में आपने क्या रखा था, ठीक है, वो देख लिया आपने। ठीक है, अब इनर, इनर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनर में क्या रखते हैं भैया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर धमनी फॉर्सेप्स। ठीक है, क्यों सर? होम विजिट के बैग के इनर पॉकेट में धमनी फॉर्सेप्स पाया जाता है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा उपयोग में लाया जाता है जब वे घर पर जाकर स्वास्थ्य समस्याओं को, आवश्यकताओं को समाधान करती हैं। ठीक है, ये भी बीटीएससी एनएम 2024 में पूछा है। ठीक है, तो सारे प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा होम विजिट किट में शामिल नहीं है? अब बताइए। हाँ, शायद इसका क्या भैया, और कुछ था, मैंने और चीज़ें नहीं लिखा, डायरेक्ट ऑप्शन ही लिख दिया है। ठीक है, मैंने ऑप्शन ही लिख दिया है। इसमें कुछ था, कुछ सामान थे। ठीक है, उसको मैं भूल गया, छोड़ जाने दीजिए, इसको आप व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी हैं, बताना है। बालवाड़ी पोषण, अब मैं जब आपको पढ़ा रहा था ना, तो अच्छे से बताया था वहाँ पे, बालवाड़ी थियरी वाला। लेटेस्ट अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, वो वीडियो अपलोड किए, देख लेना आप। ठीक है, स्कूल शिक्षा के बारे में बता रहा था जब आपको। ठीक है, पूर्व स्कूली बच्चों के लिए बालवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप देख लेना। AMRU फीमेल हेल्थ वर्कर में 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितना कवरेज है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कितना है सर? 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख, आयुष 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये किस में पूछा है सर? ये भी पूछा है आपका AMRU में। ठीक है, 2022 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की विशेषता है सिवाय एक को छोड़कर? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, क्या विशेषता है एक को छोड़कर? आपको बताना है। ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हो सारे के सारे ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना, ये डॉक्टर का काम होता है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का नाम नहीं होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय करना, टीम को नेतृत्व करना, चिकित्सा अधिकारी से टेली परामर्श के माध्यम से जुड़ना, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह कार्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, AMRU फीमेल हेल्थ वर्कर 2022 में ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए, एक मान्यता प्राप्त सामाजिक, अच्छा वही आशा वाला फिर रिपीटेड हो गया, तो इम्पोर्टेंट है यार। आशा कितनी जनसंख्या पे नियुक्त की जाती है? 1000 जनसंख्या पे। ठीक है, MRU में 2022 में ये प्रश्न पूछा है। देखिए, रिपीटेड प्रश्न होते हैं कि नहीं होते हैं? आप भी बोलोगे सर रिपीटेड होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बनाना है। कौन सा समिति स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना समिति कहलाती है? देखिए, ये भी रिपीटेड हो गया। ठीक है, मुदलियात समिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, आप जल्दी जल्दी। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश SSC में पूछा है। ठीक है, देखिए TBA का फुल फॉर्म क्या है? आपको पता होना चाहिए TBA का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनी बर्थ अटेंडेंट। ठीक है, प्रशिक्षित जन्म सहायिका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ सकते हो अच्छे से। व्याख्या लिखा है, TBA का पूर्ण रूप ट्रेनी बर्थ अटेंडेंट, यह एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो प्रसव में मदद करती है और महिला एवं बच्चों
की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। BMC में पूछा है, FHW मतलब फीमेल हेल्थ वर्कर 2023 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको बनाना है स्वास्थ्य के लिए, ध्यान देना है, पूछा है क्या, स्वास्थ्य के लिए कसरत उपयोगी नहीं होता है जब, ठीक है, जब शारीरिक मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाना, या फिर हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाना, जब प्रतीक्षा प्रणाली कमज़ोर हो, जब प्रतीक्षा प्रणाली में सुधार हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आसान प्रश्न है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब प्रतीक्षा प्रणाली कमज़ोर हो। ठीक है, तब आपको नहीं बोला जाता है कि ये चीज़ करें आप। ठीक है, ये CG छत्तीसगढ़ NHM एनम में आया हुआ है। CG का मतलब छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ NHM एनम 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कौन सी जिम्मेदारी साधारण बीमारियों एवं विकारों के उपचार के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, एक को छोड़कर। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है ये सर्जरी आपका काम नहीं है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कौन सी जिम्मेदारी साधारण बीमारियों किनारों के उपचार, सर्जरी तो चिकित्सा अधिकारी करता है ना, चिकित्सक करता है ना, चिकित्सक डॉक्टर। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की जिम्मेदारी में छोटी छोटी बीमारी, देखिए ये छत्तीसगढ़ NHM एनम 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, ये लंबा प्रश्न है, कहीं न कहीं ये BTSC एनम का होगा। ठीक है, 2024 में जो पेपर हुआ था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, देखिए पेपर का लेवल भी तो देख लिया करिए यार। आप लोग बोलते हो कि सर बिहार एनम में कटाव कम जाती है, बिहार एनम में कम कटाव जाती है, तो बिहार एनम का पेपर भी तो देख लीजिए, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न जब आप स्क्रॉल करके जाते हो ना, तो आपको जैसे अभी मैं पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रश्न दिखेगा, ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा तो प्रश्न नहीं दिखेगा, ये होता है। बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है इसको, नीचे अप डाउन, तब जाके सही प्रश्न बना पाते हैं आप। तो कम कटाव जाने का मतलब ये है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ बच्चे पढ़ने वाले कम हैं, या ये चीज़ नहीं मैटर रखता है, आपके दिमाग में आ जाता है यही। और ये सब चीज़ें कमी है, आपके गुरुजनों ने आपको सिखा के रखा है कि बिहार एनम की तैयारी करो। उनको क्या, उनको तो कोर्स बेचना रहता है, बेच लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेवल मेंटेन हो या ना हो, पढ़ा रहे हैं वो लेवल के पढ़ाई करवा पा रहे हो नहीं करवा पा रहे हो, ये चीज़ नहीं वो देखते हैं। बस आपको भटका देंगे। आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा ले, वो वहाँ की भर्ती नहीं आई, पता चला यहीं पे आपकी आ गई जहाँ से आप ट्रांसफ़र करवा के गए हो, तब आपको पश्चाताप होता है। और ये कोई लुका छिपी वाला खेल नहीं होता है कि 2 मिनट में बचपन में जो खेलते हैं ना कि छुप जाओ भैया, चोर पुलिस वाला खेल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैरियर की बात होती है, तो भटकने सारा कुछ यूट्यूब अच्छा भी है, ख़राब भी है। ठीक है, बस ये मैटर रखता है आपको किस इंसान से आप टच में हैं, कौन ऐसे किस इंसान के टच में जो जिसका आप मार्गदर्शन में चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, वो कितना सच्चा है, वो कितना निस्वार्थ भाव से आपके साथ चीज़ें वो कर रहा है, ये मैटर रखता है। तब आपके लिए यूट्यूब बढ़िया है। यूट्यूब पे जो आप पढ़ते हो तो क्या चीज़ें बहुत गलत है यार, हमने देखा भी है, कई लोगों को विरोध भी किया है, लेकिन ऊपर हम ही को ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है कि आप मेरे खिलाफ क्यों बोल दिए। अरे भैया, गलत जानकारी आप दे रहे हो, स्टूडेंट को भटका रहे हो। अधिकार नहीं है कि किसी स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेले, किसी का अधिकार नहीं है इस दुनिया में। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि भैया आप किस व्यक्ति के संपर्क में हैं, किसके मार्गदर्शन में चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो भटका दिया जाता है यार, ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। भैया मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रांसफ़र जैसे आप करवाते हो, ट्रांसफ़र का कोई ये नहीं है कि आप 1 महीने में ही करवा लोगे, 2 महीने में ही करवा लोगे, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लंबा प्रोसेस लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है। तो बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, मैच्योर हो चुके हैं आप लोग, आप खुद अपना अच्छा बुरा समझते हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको सही जानकारी दें। कभी कभी क्या होता है, गलत यूट्यूब पे वीडियो लोग जानकारी दे देते हैं, जिससे दिक्कतें आपके भविष्य को लेकर हो जाती हैं। उनको क्या, और उनको नहीं करना चाहिए यार कि निजी स्वार्थ के लिए लोगों को भविष्य को बर्बाद कर दो। अब जब मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं वीडियो बना देता हूँ, गलती से नाम ले लिया तो उनको बुरा लग जाता है, मेरा नाम क्यों ले लेते हो, मैं इतना बड़ा चैनल वाला हूँ, मेरा नाम कैसे ले सकते हो आप। ठीक है, आप वायरल होने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें रहता है। बाकी खैर ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा प्रश्न BTSC एनम में आया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कथन सत्य है। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 4 चीज़ें दी हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ये आपको पढ़ना है, पहले चारों पढ़ना है। ठीक है, यही प्रश्न ऐसे ही पूछता है। ठीक है,
ऑनलाइन पेपर में। अब पैटर्न बदल रहा है जो मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो यह चाइल्ड डेवलपमेंट, वहाँ भी पेपर देने जाओगे तो ऐसे ही दिखेगा आपको ऑप्शन। जब स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा तो प्रश्न नहीं दिखेगा, प्रश्न दिखेगा तो ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये मैटर रखता है। तो ये टाइम बर्बाद करने के लिए चीज़ें की जाती है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस को रिपोर्ट करती है, ठीक है। कौन सा सही है कौन सा गलत है आप पढ़ लेना। 1 2 3 4 दिया है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया है। अब यहाँ से बताना है कौन सा सही है। केवल 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 2 3 और 4 सही है, फिर 1 2 3 सही है। देखिए हम फिर से समझते हैं क्या पूछा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला हम देखेंगे, पहला पढ़ेंगे, पहले पे फोकस करेंगे। यह चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस को रिपोर्ट करता है, ये तो मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, ये नहीं है कथन, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे हम कि यह आंशिक कार्य करता है, यह आंशिक कार्य करता है, जी हाँ, ये तो बात कहीं ना कहीं सही है, आंशिक कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है कि यह लोकल समुदाय से चयनित किया जाता है, ठीक है, ये भी बात कहीं ना कहीं सही हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और चौथा, यह अवैतनिक कार्य करता है, अवैतनिक और कार्य करता है, ठीक है। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं सही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कौन कौन सा सही होना चाहिए, 2 3 और 4, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 3 4 सही होना चाहिए, एक वाला गलत होगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 2 3 4 किसी में है क्या, जी हाँ, सी वाले ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है 2 3 4, ठीक है, 2 3 4। अब देखते हैं उत्तर क्या सही है क्या इसका, जी हाँ, सी करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया है कहाँ पे भैया, राजस्थान एनम में, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आई थी उसमें पूछा है। आप व्याख्या पढ़ सकते हो। चलिए, हमको लिस्टिंग सूचना मिलाव करना है, ठीक है, कौन किस में है, ठीक है। आप देख सकते हो पहला ऑप्शन दिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद ये आपको ऊपर दिया है, ये मिलान दिया है, मतलब एक का संबंध ए से, देखिए आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अब ए का मिलाव आप देखना है इनमें से, ये जो लिस्ट सूची सेकेंडरी है, फर्स्ट से संबंधित है, सेकंड से कि थर्ड से, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, देखिए ऐसे प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में बन जाएंगे तो आपको सारे के सारे चेक करने की जरूरत नहीं होती, आप 1 2 भी आता है, और मैं इसको सबसे आसान मानता हूँ। लोग कठिन बोलते हैं लेकिन मेरे लिए ऐसे टाइप के प्रश्न जो आते हैं बहुत ही आसान रहते हैं, क्योंकि हम मुझे अगर 1 या 2 पता है ना, तब भी मैं सही आंसर की ओर जा सकता हूँ। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मुझे पता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राइमरी स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली और समुदाय के बीच अधिकांश प्रति बिंदु है, ठीक है, ये मुझे पता है, इसका कार्य ये है, ठीक है। पहला वाला तो मतलब एक का संबंध फर्स्ट से हो गया, सही है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है सब सेंटर। अब मुझे पता है कि सब सेंटर क्या चीज़ें होती है, ठीक है, तो आप आसानी से बना लोगे। तो पहला, ठीक है, पहले का फर्स्ट, सेकंड का बी, अर्बन शहरी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम ए और 2। अब देखिए हम ऑप्शन की ओर चलेंगे, ठीक है। पहला का ए, ठीक है, पहले का ए किस में दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहले का फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, ए का फर्स्ट में ये वाला है, अब बी का सेकंड में ये वाला है, ठीक है। हाँ, मैं अब बाकी अब चेक ही नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि सभी अलग हैं, सभी का अलग है। मैंने एक का पकड़ लिया, बाकी का मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेरे लिए सही हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही भी है, और ये राजस्थान एनम कॉन्ट्रैक्ट बेस में पूछा हुआ है, आप एक बार देख लेना। एनम के लिए पोस्टर सीखने का क्या महत्व है, एएनएम के लिए पोस्टर सीखने का क्या महत्व है, ये यूपी SSSC एएनएम का पेपर है, आपको पता ही होगा, ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, ये भी यूपी SSSC एएनएम का है, तो ये तो मैं करवा ही चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए एंथ्रोपोमेट्री में सर्वे में एनम को क्या करना चाहिए, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को क्या करना चाहिए, तो एनम को क्या करना चाहिए आपको बताना है, एनम को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारीरिक माप लेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये केला PSC एनम ग्रेड 2 में आया हुआ है। एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए, आपके पास ऑप्शन है, ये भी यूपी SSSC एनम का ही है शायद पेपर, हाँ ये भी है, तो आपकी ये मैंने करवा दिया। अब 48 नंबर देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र सरकार को किस कार्यक्रम के तहत कार्य करते हैं, तो किस, ऑप्शन नंबर ए आशा कार्य करता है, ठीक है, ये आपको उस केला PSC एनम में 2022 में आया हुआ था। उस गाँव की निगरानी होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, अब खत्म ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्राथमिक लक्ष्य हैं, बताना है कौन सा है, ये आपका किसमें केला PSC एनम में आया हुआ है, ठीक है। तो बस आपके समाप्ति हो गए यहीं पे, ठीक है, मैंने आपको लगभग 80 प्रश्न करवा दिया है, लगभग 80 प्रश्न करवा दिया है, मात्र कितने में ज़्यादा 1 घंटे के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है। अब आप
इस चीज़ को, प्रश्न को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार 2 बार। पीडीएफ जो लोग फ़ी दिए हैं 100 रुपये, ठीक है, पीडीएफ उनको मिल जाएगी। आप भी 100 रुपये देकर पीडीएफ ले सकते हैं, जितनी भी क्लास होती हैं मात्र 100 रुपये में, ठीक है। मात्र 100 रुपये में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। थियरी वाली क्लास जो मैंने पढ़ाया है वो भी, और जो एमसीक्यू चल रहा है ये भी, ठीक है। और आप बोलोगे कि सर कैसे हमको चाहिए, तो आपको हम एक ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी मिशन, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के नाम से। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसमें से ज्वाइन करते रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है, रिक्वेस्ट ज्वाइन का भेजना है। मैं जैसे ही समय मिलेगा आपको ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से मेरा नंबर या मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो कि सर मुझे, आप देखिए कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इतने सारे कॉल आते रहते हैं, ठीक है, तो मुझे कंफ्यूज हो जाता है, वेटिंग वाले कौन है, ये वाले कौन है, बिहार वाले एएनएम वाले कौन है, या फिर एसएससी वाले कौन है, रेलवे वाले कौन है, इन सब स्टूडेंट को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। आप लिख देना है मुझे एएनएम का पीडीएफ चाहिए, मैं आपको फिर प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, आपके पेपर होने वाले हैं अप्रैल माह में, लास्ट अप्रैल में या तो फिर मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है।